बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, रिसेंटली जो पॉलिटिकल कशीदगी या पोलराइजेशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही थी, एट वंस कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। जहां पर सुहेल खान अफरीदी साहब ने अडियाला जेल के बाहर धरना दिया हुआ था, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक और कुछ और रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि कोई एश्योरिटीज़ या कोई वहाँ पर यकीन दहानी करवाई गई होगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात या चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं, और विच इज़ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। इससे मेरे जैसे लोग इस पर पॉजिटिव चीज़ ये देखते हैं कि फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग एट सम पॉइंट स्पीकर के ऑफिस में सही एट सम पॉइंट इकट्ठे बैठकर पाकिस्तान के मसाइल या अपने अपने पॉलिटिकल मसाइल के ऊपर बात करने के लिए रेडी हो गए। आज के शो में इस पर बात करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बार बार जो दरअंदाजी अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, बार बार उसकी निशानदेही करता आ रहा है। बार बार मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, लेकिन अफगान रजीम जो मौजूदा है उसके होते हुए अफगान लैंड पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान बार बार बड़े एहतियात से तंबीह करता दिखाई देता है कि भाईजान आपकी लैंड बार बार इस्तेमाल हो रही है, अपने मामलात को दुरुस्त समत में लाइए, कहीं पर बैठकर मुआहदा कीजिए, कहीं पर बैठकर टर्म्स एंड कंडीशन तय कीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये दरअंदाजी और ये जो दहशतगर्दी जो अफगान लैंड से पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो भी एट राइज दिखाई देती है। दो कि हमारी पाक फौज, हमारे सिविलियंस मल्टीपल थाउजेंड्स में नंबर है जो ऑपरेशन का रिसेंट एक पास्ट ईयर का है। आज जरा उस पर भी बात करेंगे कि इसका वे आउट है क्या, परमानेंट सोल्यूशन है क्या, क्योंकि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हम अपने हमसाये तब्दील नहीं कर सकते। तो अगर हमसायों का यही रवैया रहना है तो पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया जनाब इकबाल आफरीदी साहब ने, MNA है और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भट्ट साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। भट्ट साहब, क्यों डरते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने से? मतलब बार बार कंटेम्प्ट, बार बार हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि मुलाकात करवाओ। सर खौफजदा है कि कोई शक्ल देख के इमरान खान साहब की बाहर आकर ये पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कह देंगे? व्हाई आर यू गाइस सो अफ्रेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी एक सोच है, आई डोंट नो। इमरान खान जेल में है, 190 मिलियन पाउंड चोरी में अदालत ने उसको सज़ा दी है। अगर कोई उसको मिलने चाहता है तो वो उनके लिए वो सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट में एक रिट की हुई है कि जी जिनके नाम हम देंगे वो आएंगे। ओके तो वो मिलते रहते हैं, लेकिन ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं। एक बात देखें, याद रखें, जब आप किसी कैदी को मिलने जाते हैं तो सुप्रिटेंडेंट जेल जो होता है उससे आपका राब्ता होता है, लेकिन एक मैनुअल, एक तरीका होता है कि वो आपने उससे मिलना है और कैसे मिलना है। अगर आप इस तरह जुलूस, जत्थे और साथ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ और 500-500 बंदे लेके मिलने जाएंगे तो ज़ाहिर है वो उसकी जिम्मेदारी है कि हर कैदी का वो ख्याल करे, वो इस तरह नहीं मिलने देगा। और अगर उन्होंने मिलना है तो उसको कोई पाबंदी नहीं है। बेसिकली मेरा ख्याल है वो मिलने जाते ही नहीं, वो जाते हैं वहाँ जाके मीडिया होगा, तकरीर करेंगे। साहब, मैं ना अपने अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, I'm sorry मैं आपको काट रहा हूँ, मैं अपने अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि नासिर भट्ट साहब जैसे पॉलिटिशियन है, मुझे अच्छी बात ये लगती है PMLN में है लेकिन खरी बात करते हैं, टीवी पे साफ सुथरी बात करते हैं कि जो उनको लगता है ठीक है वो उसको ठीक को ठीक कहते हैं, जो उनको लगता है गलत को गलत कहते हैं। सर, हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें होती रही, आजम सवाती साहब को रात के अंधेरे में जाकर मिलवाया जाता रहा कि जब जेल मैनुअल की इजाज़त थी नहीं थी वो छड़ दो सारियां गल्ला। सर, आप टीवी पे बैठ के मुझे ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी साहब से मिलना नहीं चाहते या सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से नहीं मिलना चाहते? मैंने ये बात नहीं की, मैंने ये कहा कि जिस तरह वो जत्थे लेके जाते हैं कि आ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, बैठ जाऊंगा। मुझे बताएं, वो बुशरा बीबी भी एक जेल में अंदर है, उनके भी फैमिली आके मिलती है हर हफ्ते जो टाइम है। आपने कभी उनका सुना कि उनको किसी ने रोका है? सर, मैं अपडेट कर देता हूँ जनाब को, सर मैं अपडेट कर देता हूँ जनाब को। उनकी फैमिली आती है, साइड पे खड़ी होती है, मेरे कल भी कुछ रिपोर्टर से बात की है, उनको भी कभी इजाजत मिलती है कभी नहीं मिलती, और बेचारे साइड पे खड़े रहते हैं वो, क्योंकि वो तो बिल्कुल कैमरे की तरफ नहीं आते और वो एज सच कैमरे का फोकस भी उन पे नहीं होता, फोकस सारा पॉलिटिकल एक्टिविटी पे होता है। लेकिन उनको भी ये कोई नहीं है कि सर जब दिल करता है 2 दिनों में मंगल या जुमेरात को वो जाके मिल लेते हैं, उनके लिए भी ये कोई रियायत नहीं है इतनी। वैसे मैंने सुना नहीं कभी उनको, लेकिन आपने अभी बात की जिनका दिल होता है ना कैमरे पे आने का, उनका मिलने का दिल नहीं होता किसी को, उनका कैमरे में ही आने का दिल होता है। आपने खुद ही बात कर दी। सर, तो पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर है ना सर, चीफ मिनिस्टर है, मीडिया का फोकस होता है ना सर उसके ऊपर, चीफ मिनिस्टर है तो मीडिया का फोकस होगा वहां पे। जी,
آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر جب ملنے آتے ہیں تو اس طرح کے جلوس جتھے لے کے آتے ہیں؟ ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بالکل رسپیکٹ ہوتی ہے، جا کے ملیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم نے ہڑتال کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، اب ہم بھوک ہڑتال کریں گے. یہ تو وہ سیاسی کہتے ہیں نا کہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، وہ بناتے رہے. جس دن انہوں نے ملنا ہے، ملنے کا یہی طریقہ ہے کہ دیکھیں ہائی کورٹ میں ایک دفعہ آپ نے سنا ہوگا کسی نے کہا جی ہمیں اجازت مل گئی ہے ملنے کے لیے فلاں بندے کو، لیکن ملنے نہیں دیا گیا. لیکن جب سارا کچھ ہوا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ میں نے کسی نے مخصوص کا تو نام ہی نہیں دیا تھا ملنے کو. ملنے کا طریقہ وہی ہے، ملتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، پنجاب حکومت نے یہ کھل کے بات کر دی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی، کہ وہ جو قیدی ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، وہ مرغے بھی کھا رہا ہے. وہ سر پھر وہی بات بٹ صاحب پھر وہی بات کہ جب نواز شریف صاحب کا پرابلم ہوا تھا، جب نواز شریف کی صحت کا پرابلم آیا تھا، تو کیا آپ نے جیل کی انتظامیہ کی بات مان لی تھی؟ اگر جیل انتظامیہ کہہ رہی تھی نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مان لیتے؟ سر جب تک فیملی نہیں دیکھے گی، ان کے لوگ جا کر نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کی بات پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ہم جب میاں نواز شریف صاحب کو جیل ملنے جاتے تھے، آپ نے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھا ہے جو یہ اپنائے ہوئے ہیں؟ سر اسپتال کے باہر کور کرتا رہا ہوں، بتائیں. سر سروسز اسپتال کے باہر کور کرتا رہا ہوں، 6-7 لوگ ہوتے تھے باہر، کیمپ لگا ہوا تھا باہر اسپتال کے، 6 سے 7 لوگ ہوتے تھے، 8واں بندہ نہیں ملتا رہا. سر کہیں تو میرا شو ابھی بھی ریکارڈڈ پڑا ہوگا یوٹیوب پہ، کہیں تو میں نکلوا بھی دوں گا. نہیں میری بات سن، میں نے جو بات کی آپ اس طرف آئے نہیں. میں نے کہا ہم نے بھی کبھی کہا کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، ہم نے باہر آ کے بھوک ہڑتال کر دی، ہم یہ کر رہے ہیں. ہمیں جو طریقہ تھا، بندے ملنے جاتے تھے کہ ایک طریقے سے وہ جا کے ملتے تھے. جیل میں جو بندہ قیدی ہوتا ہے وہ کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرا ہوتا، وہ سپرڈنٹ جیل ہے، اس کے آپ پاس جاتے ہیں، طریقے سے ملتے ہیں، مل لیتے ہیں. اقبال صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیں. اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر کیا پرابلم کہاں پر ہے؟ جس طرح ناصر بٹ صاحب نے تو بڑا آسان سا طریقہ بتا دیا. میں فرحان صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے شو کے کوارڈینیٹر ہیں، وہ موٹر بائک کو کک مارتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کو پیچھے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ اپنا پروٹوکول چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ملاقات ہو جائے گی. تو سر وہ کہتے ہیں پروٹوکول از دا پرابلم، کہ جو اتنے شائنہ طریقے سے جاتے ہیں وہاں پہ گارڈز کو لے کے جاتے ہیں، دیٹ از دا ریزن کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم پارٹی والے ہر جمعرات اور ہم ایک لسٹ بھیجتے ہیں سپرڈنٹ کو، ایک لسٹ بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ہمارے قائدین نے، اور وہ 6 بندے ہوتے ہیں، جتوں کی بات نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک کی بہت بے توقیری ہو گئی ہے، اس کا وقار مجروح کیا گیا، ادارے تباہ ہو گئے ہیں. ابھی مزید یہ ان باتوں سے مزید ہماری پوزیشن خراب ہوتی ہے پولیٹیشن کی، کہ جب ہم وزیر اعظم سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاتا ہوں. اسی طرح دیکھیے کہ اگر ہم 6 بندوں کی لسٹ بھجواتے ہیں تو کیا ان کے باہر آنے کے لیے لوگ تو جائیں گے کہ خان صاحب کا کیا پیغام ہے پارٹی کے لیے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ لے جائے تو ہم ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے، ہم پنڈی میں بیٹھ جائیں گے، ہم موٹر وے پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن عدلیہ کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کا آرڈر لے کے ہم جیل جاتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے. ہم وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاتا ہوں. ریسنٹلی سہیل آفریدی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، انہوں نے فرمایا کہ وہ جو جملہ میں نے کہا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں، میری قطن کہیں پر اس کا پرپس یہ نہیں تھا کہ ان کی تضحیق یا کہیں پر ان کو ٹرول کیا جائے، میرا بالکل یہ پرپس نہیں تھا. اور اس کو غلط طریقے سے اچھالا گیا میڈیا کے اندر کہ جی میں نے کہہ دیا کہ شہباز شریف نے مجھے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا وہ تھوڑا سا مس ہینڈل کیا گیا اس سینٹنس کو. آفریدی صاحب دیکھیے وہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس کی توہین یا اس کی تذلیل نہیں چاہتے. ہم منصب کی بات کرتے ہیں کہ جس منصب پہ وہ بیٹھے ہیں اس کا مینڈیٹ بہت اعلیٰ پائے کا ہے کہ وہ جیل سپرڈنٹ کے ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کروا سکتے. ہم تو اس منصب کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بے توقیری ہو رہی ہے. باقی دیکھیں یہ سب ہمارے لیے محترم ہے، یہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن اس ملک کو ہم نے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے؟ یہ سیکورٹی سٹیٹ کی طرح اگر ہم اسی طرح چلاتے رہے ہیں اور اس میں انتظامیہ بے بس، اس میں عدلیہ بے بس، اس میں وزیر اعظم و پارلیمنٹ بے بس، تو مجھے بتائے اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں رول آف لا ہو، یہاں پہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو، یہاں ہر چیز ایک سسٹم آئین کی تھرو چلے، ڈنڈے سے نہیں. دیکھیے
अभी कल की बात है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि एहतिसाब होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इसको लाया है। तो मुझे ये बताए कि इतने देर बाद जो जुमला इसने इस्तेमाल किया इस्तिस्ना के बाद, तो मुझे बताइए क्या मजाक है सर? वो मलिक मोहम्मद अहमद स्पीकर जो है हमारे पंजाब असेंबली के, उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई, वो डिटेल में फिर उन्होंने बात की मियां साहब के सेंटेंस के ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं जी कि हमें जो अजीज है, अगर खान इस नेरेटिव से पीछे हटते हैं तो खुदा की कसम इनके साथ एक बंदा भी नहीं होगा। हम नजरिए के साथ खड़े हैं। और जो इमरान, मैंने इस फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि हमसे जब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और चादर और चादीवाली की पामाली और गिरफ्तारी और केसों के बाद कहते थे कि आपका मकसद क्या है, आप लोगों का जो रेड लाइन पाकिस्तान है कि इमरान खान। तो हम एक लफ्ज कहते थे कि देखिए इमरान खान की जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान है, इसलिए हमारा रेड लाइन इमरान खान है। और हम अब भी ये कहते हैं कि इमरान खान इस नेरेटिव पे जो खड़े हैं, याद रखना ये 25 करोड़ आवाम ये फार्म 47 के इंतजार में बैठे रहेंगे, लेकिन 25 करोड़ आवाम इमरान खान का साथ देंगे। शहबाज शरीफ का दौर है सर, अफरीदी साहब, शहबाज शरीफ का दौर है सर, ये कहते हैं। हाँ जी, बस मैं आपको कहूं कि ये बात ही नहीं चलेगी। असल में जो चीज आप ही देखिए, एक बात में कि देखो नवाज शरीफ निकला, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, और हर जगह पे गए। अभी मुझे ये बताए कि वो निकालना और ये पार्टी वाले निकालना उससे बड़ी बेइज्जती की बात है कि जिस तरह उन्होंने उसको पार्टी ने निकाला, तो ये उनको नजर नहीं आ रहा है। चले ये जवाब जरा भट्ट साहब से लेते हैं। भट्ट साहब बड़े करीबी आदमी है, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी लोगों में से एक हैं भट्ट साहब, जो 2-4 गिनेंगे भट्ट साहब उनमें से एक निकलेंगे। भट्ट साहब, एक तो आपको मुबारक हो कि आपके वजीर आजम के पाए या मनसब को इकबाल अफरीदी साहब मान गए। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो मनसब है बहुत आला पाए का मनसब है, और ये उस मनसब को जेब नहीं देता कि वो किससे पूछें। एक तो मुबारक हो कि एटलीस्ट दे अग्रीड या दे एडमिट के शहबाज शरीफ साहब इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, ये नवाज शरीफ साहब वाली बात सर अक्सर ड्राइंग रूम की सियासत के अंदर क्या है कि जहाँ सहाफ़ी या सियासतदान इकट्ठे बैठते हैं डिस्कस तो होता है। सर आज कुछ बता तो दें कि एक्चुअली हुआ क्या था, 8 फरवरी को क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते बनते शहबाज शरीफ साहब बन गए। देखें, एक तो मेरे अफरीदी साहब बड़े जज्बाती हैं, इनको कि गिलास ठंडा पानी पी लें, यही रवैया है इनका। नहीं सर, वो हनीफा बादशाह वाली बात उन्होंने कोट की है ना सर, उन्होंने हनीफा वाली बात कोट करके उसका मैं एक बात करूं ना, यही रवैया है। आप देखें कि हमारे साथ जो कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, साकिब निसार ने क्या किया, वो अरशद मलिक ने सारा कुछ बताया। हम सड़कों पे निकले, लेकिन हमारे साथ कोई गैर, कहते हैं ना कि वो लोग नहीं थे जो गैर शहरी थे, जो हाथों में क्लाशनकोफ उठा के घूम रहे थे, पुलिस वालों को गोलियां मार रहे थे, जख्मी कर रहे थे। इस तरह का एहतजाज आपने कभी किसी सियासी जमात का देखा है सिवाय इस पीटीआई के? सर मैंने ये देखा है कि नायब के दफ्तर के ऊपर पथराव होता है और कैमरों के सामने होता है। देखें, बात यह है कि हमने हर बात तअम्मुल से सुनी है और तरीका है। जो रवैया पीटीआई का है, आज तक पहला वज़ीर आला चला गया, वो भी कह रहा था आ रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा, जेल तोड़ दूंगा, क्लाशनकोफ लेके आ गया, लहराई, सब कुछ हुआ। तो रियासत का काम होता है अपनी आवाम की हिफाजत करना। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, वो आपके सामने है सब जो करती हैं, लेकिन कभी भी हमने, जब इन्होंने एक बात की कि मियाँ साहब निकले, हम जीटी रोड से निकले, एक गमला भी नहीं टूटा, किसी को हमने जख्मी नहीं किया, बच्चा फौत हो गया पुलिस था, वाले उसी को मार्च हमने में एक बच्चा फौत हो गया था उसके ऊपर नहीं। देखें, वो एक एक्सीडेंट था, उसके घर मियाँ साहब ने वहाँ रुक के, गुजरात का मुझे याद है, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा। उसके घर गए, जाके उनसे क्या कहते हैं कि बच्चे के लिए वहाँ फतवा नहीं, और उनको फिर राजी किया और उनको बताया कि क्या सूरत हाल है। बच्चा एक गिरा किसी से तो गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन हमने किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं किया। लाहौर तक हम पहुंचे। मुझे इनका एक एहतजाज बताएं जो उन्होंने अमन अमान से किया है। इन्होंने इस्लामाबाद आए तो आग लगा दी, तोड़ दी, ये पे चार दौड़े। अगर एक चीज मैं इसमें ऐड करूं जी, बड़ी माजरत के साथ, मैं बात पूरी कर लूं ना पहले, फिर ये जवाब को गए जी, एक माजरत के साथ, एक सेकंड,
सर देखें जी हम 26 एक मैं नवंबर बात को गए पूरी कर लूं, आप फिर और अपनी बात का हम सरी का गोलियां जवाब दे खाकर दें। वापस आ गए। आपने इसी कहा पे अनिल गोलियां साहब, चलाई। आप में वीडियो इस्तेस्ना लिंक पे सर ली, यूं समझ किसने नहीं आएगी, इस्तेस्ना फिर ली आप है? कंप्लीट जवाब दे लीजिएगा भट्ट साहब को, यूं समझ नहीं आएगी, आप कंप्लीट जवाब दे लीजिएगा भट्ट साहब। इन्होंने कहा इस्तेस्ना, हमने कौन सी इस्तेस्ना लिया है, जरा बता दें ये। सर वो आपने शहबाज शरीफ साहब ने डिक्लाइन इन्होंने कर अभी दिया कहा ना। डिक्लाइन कर दिया। नहीं देखे ना, शहबाज तो शरीफ फिर साहब ने ये है ना, डिक्लाइन कर दिया, अब इनकार तो कर दिया बात लेने ये है, से। आपके सेनेटर साहब ने तजवीज तो तो दी। मैं चले, बात ये है कि आप मुझे एक बात बताएं ना कि अब जिस तरह की सूरत हाल है, अब ये चाहते हैं जी कि हम वहां से नहीं उठेंगे। भाई आप बैठे रहे, रात दिन बैठे रहे, लेकिन आपका मिलना, आपके अंदर जहन में ये नहीं है कि आपने मुलाकात करनी है, आपके जहन में कि हमने वहाँ मजलूम बनना है। हमने कहा देखो जी हम भूख हड़ताल करके बैठे हैं, क्यों नहीं जाते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कि सुप्रीडेंट ने बुलाया नहीं? क्योंकि ये वहाँ मिलने के लिए उस तरीके से जाते ही नहीं। 3 दफा सर, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, थ्राइस। देखें, अगर आप, मैं बताऊं, आप रिकॉर्ड निकाल लें, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम गए होते कोर्ट में, तो कोर्ट बुला लेता सुप्रीडेंट जेल को और वो बताता क्या बात है। ये इसलिए नहीं जाते कि ये खुद इनका तरीका कार जो है वो ठीक नहीं है। सर तो उठ के अडियाला तो बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं सर जी, कल का दिन भी चीफ मिनिस्टर और अलीमा खानम साहिबा तो चले आपके साथ डॉक्टर साहब नहीं मिले। ठीक है, नहीं तो वो देखे ना, अब ये तो अब अदलिया के अगर उनका वो नहीं मिले उनसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उनको उन्होंने वहां भी इन्होंने तरीका ये इख्तियार किया होगा, बाहर जाके जूम इकट्ठा कर लिया होगा, मैं आ गया हूं जी मुझे मिले। ये तरीके का ठीक नहीं है। नहीं सर, इस तरह आपसे कोई भी देखे ना, आप किसी को ब्लैकमेल करके मिलेंगे, कोई आपसे नहीं मिलेगा। आपने दरखास्त दे दी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, आपके सामने आ जाएगा। जब सुप्रीडेंट पेश होगा अदालत में तो वो बताएगा कि ये इन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया, ये मेरे पास आए नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है, इस तरह इनको करना चाहिए। बाकी ये बात है कि जो तरीके से ये मिलना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह इनकी मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वो भी, इकबाल साहब भी कह रहे थे, कहते हैं कि यार वो मुझे क्यों निकाला के बाद अब वो पार्टी से भी पूछते होंगे कि मतलब वो क्या मामला है सर? देखें अब मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं कि अगर 8 फरवरी को अगर हमारी अक्सरियत होती तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते। जब हमारी अक्सरियत नहीं थी तो हमने फिर मिल के हुकूमत बनाई और उन्होंने, मियां साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, उनका फैसला था कि शहबाज साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो वो शहबाज साहब वज़ीर आज़म बने, कोलिशन गवर्नमेंट। इकबाल साहब जवाब मिल गया आपको सर? आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? बिल्कुल जी, मुझे मिल गया जी। लेकिन अब तक क्लियर नहीं था नहीं जी। ये जब हम पारम 47 की बात करते थे ना जी कि ये मैंडेट लेके नहीं आए, इसने वो क्लेरिफिकेशन कर दी है कि ये जब 8 फरवरी को लोग निकले और इनकी 18 सीटें आ गई, तो वहां पे यही सौदाबाजी हुई कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, नवाज शरीफ नहीं, हम ये सारा सिस्टम बना देंगे। तो तभी वो पीछे हटे। इनके पास मैंडेट नहीं था, इनके पास वो 2/3 अक्सरियत या उनके पास हुकूमत बनाने की कोई नंबर नहीं कि ये तरीके से जाए, अदालत में जाए। अदालत में हम 3 दफा गए, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, मुलाकात तक नहीं हुई। हम कल स्पीकर के पास मिले जुम्मे की दिन, उन्होंने कहा कि देखो ये मजबूरियां है, ये मैं उस डेलीगेशन में था जी। उसमें उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, चौधरी फजल साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां है, हुकूमत की मजबूरियां है, हम मुलाकात नहीं करवा सकते। इकबाल साहब एक सेकंड, आई एम सॉरी, आप उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो स्पीकर साहब से मिला अभी रिसेंटली, और उसमें कहा गया स्पीकर साहब की जानिब से कि हमारी मजबूरियां मुलाकात नहीं करवा सकते। यकीन करो, मैं वाज़े तौर पे ये कहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये मजबूरियां हर हुकूमत की रही है और हमारी भी है। ये आप जानते हैं कि हमारी मुलाकाती भी नहीं होती थी, आप लोगों की मजबूरियां थी। ये देखे, हमने वाज़े किया कि हमारी कोई मजबूरियां नहीं थी, आप आपस की लड़ाइयां थी, हमने वो सब जो कानूनी रास्ते थे वो हमने आपको पूरे करके दिए हैं। लिहाजा आज आप यहाँ से हमें जो है ना वो डायरेक्शन दे कि हम जाए मुलाकात करवाए। खान के हवाले से अफवाहें चल रही है, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बाहर है और राना सनाउल्लाह को बुलाया। ये सब कुछ वहां पे स्पीकर हाउस में हुआ है। लिहाजा मुल्क को आईन और कानून से चलाए,
फार्म 47 की हुकूमतें न बनाए, घर में बैठ जाए। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जब मेरे पास अवाम की मैंडेट नहीं होगी, मुझे कतई जरूरत नहीं है कि मैं असेंबली में जाऊं। उसका हाल ये होगा जो इन लोगों का है, जो 3 दिन से या कोई 1 महीने से एक्सरसाइज होता रहा। तो हम जो पार्लिमानी मीटिंग में बैठे थे, हमने ये महसूस किया कि देखो इश्यू तो है, पार्टी को भी है, वज़ीर आला को भी है, न तो हम इनको जो है ना, इनकी जुल्म और ज्यादती बहुत हाईलाइट हम कर चुके हैं, बहुत एक्सपोज कर दिया हमने इसको, लेकिन अब तरीके से इस मसले का हल तो भी निकाला जा सकता है। लिहाजा हम गए स्पीकर के पास और उसको यही बातें बताई कि देखो अभी इस हुकूमत का और इस पाकिस्तान का बेड़ा अभी मजीद गर्क ना करे। हमें इस मुलाकात एक फैमिली की मेंबर हो, आलिमा खान साहिबा हो, वज़ीर आला हो, 2-3 मेंबर, उन्होंने ये उस पे क्रॉस लगाया चिट्ठी पे कि ये ना तो हम नोटिफिकेशन करवा सकते हैं और ना ही जो है ना वहां पे उसका नाम भिजवा सकते। हमने कहा कि देखिए इन 5 बंदों का जो हम आपको दे रहे हैं, इसको वहां पे जल्दी से मुलाकात करवाए ताकि ये सेहत के हवाले से जो अफवाहें हैं, हाँ, इसका भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी जो है ना जी, जो पार्टी इतना लांछा चल रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आला उधर बैठता है, ये जगाला के सामने वहां पे हुकूमत कॉल करवा रहा है और वहां पे अवाम, तो ये देखिए ये सारे इशू आप लोग एक फेडरल गवर्नमेंट हो, हम सूबाई, आप एक मशर के, आप एक बड़े के तौर पे देखिए कि अवाम की जो इशू बढ़ रहे हैं इस वजह से। अफरीदी साहब, लगता ये है कि तहरीक इंसाफ ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि मफामत करनी पड़ेगी, मामलात को अगर आगे लेकर चलना है तो बस मज़ामत और मफामत का टाइम। हरगिज नहीं। एक बात जो अफरीदी साहब ये जो इंकशाफ किया उन्होंने कि स्पीकर साहब ने कह दिया कि हमारे बस में ही नहीं है, और फिर वो बार बार वो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा हूं कि स्पीकर साहब ने कहा हमारे बस में नहीं है, हुकूमत के बस में ना आपके था ना। मैं एक बात क्लियर करवाऊं स्पीकर के हवाले से, स्पीकर इंतहाई कानूनी बंदा है और वो जो बात भी करता है, मैंने आज तक जो सुना है, ये दूसरी बार, पहली दफा तो हमसे हलफ लिया गया, लेकिन ये दूसरी बारी है जो हम इस फ्लोर में इसके साथ बैठते हैं। यकीन करो अभी तक जो मैंने सुना है, पहले भी मुझे ये पूरा यकीन था कि जो असेंबली में ये घुस के मैंने इसको लेके जा रहे थे, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये स्पीकर रिजाइन करेंगे, क्योंकि ये इस टाइप के बंदे नहीं है और अभी इनकी वो रिटायरमेंट की दिन है। और मैंने कई बार, लेकिन कल वाज़े तौर पे अगर कुरान भी ला सकते तो राना सनाउल्लाह ने भी वो बात दोहराई और स्पीकर ने भी कि हमारी मजबूरियां है। ओए होए होए होए, भट्ट साहब मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता सर, सवाल पूछने को भी दिल नहीं कर रहा, इसके ऊपर मैं क्या कहूं कि एक वो तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं स्पीकर इज सच अ थॉरो जेंटलमैन, राना सनाउल्लाह साहब, स्पीकर साहब मीटिंग में बैठ के कह रहे थे हमारी मजबूरियां, मुलाकात नहीं करवा सकते सर, सुप्रिटेंडेंट जेल, स्पीकर, वजीर आजम, सर मैं तो जो जिस जमहूरियत का जो मैं पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत आइन को, सर सुप्रिटेंडेंट ना नहीं कह सकता सर। देखें, एक बात तो आप माने कि इन लोगों को आप समझ आई है कि हमें जमहूरी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, उसके बगैर ये बात भी मानने के जमहूरी तरीका आगे से कह रहा है साढ़े वास का दोष और धमकी से कुछ करेंगे। सुने, इन्होंने कहा जी कि आप चले गए ना स्पीकर साहब के पास, स्पीकर साहब ने इनको कहा कि आप लोग पहले भी मेरे पास आए थे, मैंने एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद आप भाग जाते हैं। आपको याद है नहीं, स्पीकर साहब के पास गए थे, एक कमेटी बनी कि वो आपस में बैठ के कोई बात करते हैं सियासी। सुने, फिर क्या हुआ, वो उन्होंने कहा जी कि वो बैरिस्टर गौर ने आके ऐलान किया कि मैं जेल से इमरान साहब से मिल के आऊँ, कोई मुलाकात नहीं, कोई हमारे आपके वो बात नहीं होगी, खत्म। इकबाल साहब मैं आता हूं सर, वैसे एक मिनट सुनने ना। जी 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 भट्ट साहब, और फरीदी साहब को कहें जरा मेरी भी बात सुन लेना। इन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने आज भी उनको ये कहा कि अब भी आप समझ जाएं, अगर आप जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे, आप मेरे पास आए हैं, पहले तो कहते थे कि इनके पास अख्तियार ही नहीं है, अब आए हैं, अब इनकी वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, पहले ये कहते थे, अब स्पीकर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, ये अपने पास से कह रहे हैं, सर जो मुलाकात का हिस्सा थे, ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहे हैं। देखें, उन्होंने कहा कि मैं मिडिल मैन बन के आपकी जो लोग आए हुकूमत से बात करके आपको बिठा देता हूँ। सुने तो सही, अब अफरीदी साहब जरा सुन ले प्लीज, आपकी बात मैंने सुनी है कि बैठ जाए आपस में, आपकी मैं मुलाकात कराता हूं। मैं वापस आता हूं सर, मैं आपको टाइम दूंगा सर, आप सुनते ही नहीं। जी भट्ट साहब,
हेलो जी भाट साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। अफरीदी साहब, अच्छा, इन्होंने जी, कहा जी, जी बोले, आपने बोले, जी, पहले बोले। भी मेरे पास आए थे, मैं मिडल मैन बन के मैंने आपकी और हुकूमत के साथ बैठ के बात कराई थी, एक दो मुलाकातें भी हुई थी, उसके बाद आप भाग गए कि इमरान ने कहा कोई बात नहीं करनी। अब भी आप आए हैं, बिल्कुल मैं ब्रिज बनूंगा, दोनों को बिठाऊंगा, आपके जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको लिख के देता हूं कि इसके बाद ये फिर इसी तरह चले जाएंगे। इनका रवैया अगर चेंज नहीं होगा, इनका रवैया दोस्त आंधी वाला होगा तो वो नहीं चलेगा। हाँ, तरीके से मिलेंगे, बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। ये पहली दफा मैं देखता हूँ एक वज़ीर आला जब बनता है, KPK का वज़ीर आला हल्फ उठाता है तो वो कहता है मैं इश्क़ इमरान में जान दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मैं अपने सूबे का बड़ा ख्याल करूंगा, यहाँ बड़ी दहशत गर्दी होती है, मैं वफाक से मिल के दहशत गर्दी खत्म करने का अगर कोई मनसूबा बनेगा या कोई एक आपस में मीटिंग होती है तो मैं उसमें शामिल बड़ा पड़ा लग गया नूली गले सारे नहीं। अच्छी देखे ना, ये इसके इमरान में मरते हैं तो ये इनकी अपना फैसला है, मर रहे हैं ये जो अगर करना चाहते हैं बुरा बहुत लगा है। लेकिन आपको किसी सियासी जमात का ये जवाब कभी नहीं मिलेगा कि मैं अपने इसके इमरान में अपने लीडर पे मरता हूं। मतलब है कि लोग नवाज शरीफ के पीछे जान देने को तैयार कोई नहीं थे, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर एक लीडर के पीछे जान देने को तैयार फिरता है, इसका मतलब तो ये तो चले दे ना जान, मुझे हमें कोई इतराज नहीं है। पहले भी जान दे के कहा मैं आ रहा हूं, फिर वो पहाड़ों से भाग जाता था। ये आप इनका रवैया अगर यही रखेंगे तो इसका तो तरीका फिर कोई नहीं है ना। हमने अपनी आवाम को, जो हुकूमत होती है ना, उसका सबसे पहला ये एक होता है कि वो अपनी आवाम की हिफाजत करेगी। अगर ये ऐलान करेंगे हम आ रहे हैं, हम साथ हमारे असला है, हमारे साथ गाड़ियां हैं, 500 2000 बंदा है, हम आ रहे हैं चढ़ाई करने, तो हम क्या हमको इजाजत देंगे चढ़ाई कर दें? भाट साहब आप बिल्कुल इजाजत ना दें, आप बिल्कुल इजाजत ना दें। जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक इजाजत दीजिएगा और उसके मुताबिक जरूर दीजिएगा, आइन और कानून के मुताबिक। अगर आप ये देखें, ये अगर अडयाला जेल के बाहर 500 बंदे ले जाते हैं, अपने साथ असले वाले लेके चले जाते हैं, मिलने आए, इस तरह कौन मिलता है? चले या ठीक क्या है, वो जो बाकी कैदी है उनकी हम जान जोखिम में डाल दें? नहीं सर, बाकी कैदियों को जिस तरीके से मिलना सिर्फ अलीमा खानम साहब और उस्मा साहब और नौरीन साहब जब आए तो उनकी मुलाकात करवा दें, वो कोई 500 बंदा जत्था साथ लेके नहीं आए। 2 बंदे जाएं, 10 जाएं, जाके मिले। ठीक है बट साहब, थैंक यू वेरी मच। इकबाल आफरीदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सेगमेंट आपने देखा, यहां पर अजीब सा इंकशाफ इकबाल आफरीदी साहब ने किया कि स्पीकर साहब ने मीटिंग में कह दिया कि भाई इट्स नॉट अप टू हिम, कि उनके कंट्रोल में नहीं है। और साथ उन्होंने मिसाल भी दे दी कि माजी में जब तहरीक इंसाफ हुकूमत थी तो हम श्योर कि आपके कंट्रोल में भी कुछ नहीं था एट दैट टाइम। और इकबाल आफरीदी साहब कहते हैं नहीं जी, हमने कहा हमारे तो कंट्रोल में था, हम तो मुलाकातें करवाते रहे, हमने मुलाकातें वहां पर रोकी नहीं थी। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जरा हमारे जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, जो अफगान तालिबान रिजीम और उनकी लैंड जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जरा उस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की सिचुएशन को। बज़ाहिर जितनी चीज़ें हमें रिपोर्ट हम कर रहे होते हैं उसकी तरह ग्राउंड रियलिटीज उससे बहुत डिफरेंट है। टीवी के ऊपर बैठकर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठकर कह दिया जाता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रही। सो आज जरा बॉर्डर मैनेजमेंट की कुछ डिटेल्स DGISPR के प्रेशर से मैं आपके सामने रख दूं कि ये बॉर्डर लंबा चौड़ा कितना है और कितने क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कितने मुनक़सिम गाँव हैं इन बॉर्डर्स के ऊपर। वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये 12-29 किलोमीटर्स पर मुहित है। 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं इसके ऊपर और हर जो चेक पोस्ट का जो फासला है वो 20 से 25 किलोमीटर्स का। एंड वी आर नॉट द फर्स्ट वर्ल्ड, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर 2, 4, 5 किलोमीटर के ऊपर हम यहाँ पर बना सकें, कोई इस तरह के चेक पॉइंट्स बना सकें या कोई इस तरह के मॉनिटरिंग पॉइंट्स बना सकें। वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। बट अलार्मिंग सिचुएशन ये है नाजरीन कि सिर्फ 4 नवंबर 2025 से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पाकिस्तान आर्मी और हमारी एजेंसीज ने की हैं, दे आर 4910 और 206 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन और किस चीज़ की ज़रूरत है हमें इस टाइम के ऊपर? ऑब्वियसली अफगान कोऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए एट दिस मोमेंट। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग उस पर ज़रा बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू फॉर योर टाइम। सर ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन और बड़े अलार्मिंग से नंबर आज DGISPR ने हम सबको बताए हैं सर। 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिंस 4 नवंबर, मतलब महीना भी खत्म नहीं हुआ और 206 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। जी बिल्कुल, देखिए ये स्वैत है आपकी एंटी टेररिज्म एफर्ट का, ये स्वैत है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का और स्टेट का। जी तो इट्स ह्यूज। लेकिन देखिए पाकिस्तान कांट अफोर्ड जी। फील्ड मार्शल आसिम की आपको स्पीच याद होगी जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से की थी, तो आई थिंक उन्होंने लाइंस बड़ी क्लियर ड्रॉ कर ली। अनफॉर्चुनेटली
लोग हमेशा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर भी साकिब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ख्याल रखते हैं जी कि शायद डायलॉग से मसला हल हो जाए। एक्सटर्नल डायलॉग तो चले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलके हमने किए, चाइना ने आपने देख लिया रोल प्ले करने की कोशिश की, रशिया ने करने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्किया का आपके सामने है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व रहे हैं, अजरबैजान के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहे हैं, बड़े लोगों ने इनको, बट दे बिकम रोग जी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो एक कहते हैं ना स्टेट क्राफ्ट से आ रही, अफगानिस्तान से प्यार से आ रही, अफगानिस्तान के लोगों को वो इस वक्त रूल नहीं करना चाहते। तो उसी तरह का जो माय अपोलॉजीज, बट वो ट्राइबल मेंटेलिटी अभी तक गई नहीं है जी। जब बाहर से कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो तो आप अफगानिस्तान बन जाते हैं, जब एक्सटर्नल थ्रेट ना हो तो आप अपने अपने उसमें कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी स्ट्रेस है, लोग तंग हैं। अशरफ गनी साहब ने अभी रिसेंट बयान दी है कि जी जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने हालात किए हैं ये अफगानिस्तान की फ्रेगमेंटेशन की तरफ ना चले जाएं। उनको फियर है कि ये फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। जावेद जाकिर वगैरह ये अंदर ही पूरी कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइट अफगानिस्तान तालिबान, क्योंकि वे ऑफ लाइफ अब ज्यादा कितना चेंज किया जा सकता। फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जाकिर जो कहते हैं जी कि हम डायलॉग, अच्छा अब डायलॉग में आप व्हाट यू हैव टू ऑफर टू देम। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। अगस्त में बाजोड़ में आपने जिरगा किया जी, बाजोड़ का लोकल जिरगा हुआ तालिबान के साथ। 7 सेशंस आपने किए, 8 दिन आप बैठे रहे और 8वें दिन उन्होंने वो उसी को स्कटल करके चले गए और 3 हमले कर दिए बाजोड़ में उन्होंने, 3 हमले। तो अपने लोगों के बीच, तो इसको एक इंटरनेशनल कुव्वतें, कुछ प्लेयर्स, स्पेशली प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स और कुछ नादान दोस्त हमारे भी, और अफगानिस्तान तो ऑफ कोर्स इसको एक पख्तून इशू बनाने के चक्करों में कि दिस इज पख्तून वर्सेस पाकिस्तान, व्हिच इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड। दिस इज नॉट अ पख्तून इशू, दिस इज पाकिस्तान इशू। ये हर पाकिस्तानी का इशू है, चाहे वो तीरा में हो, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, कोहाट में हो, बन्नू में हो, जिधर भी हो, दिस इज अ पाकिस्तान इशू। मरता है वहां पे तो पाकिस्तानी मरता है। एक बहस ये की जाती है, एक बहस ये की जाती है कि जनाब 2018-19 से लेकर कोई 4-5 साल बिल्कुल अमन रहा, और ये बहुत सारी जगहों के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब बात की जाती है तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जाता है, तो तब वो अमन भी मुज़ाकरात के जरिए आया था। सर व्हाट हैपेंड इन दैट टेन्योर, आप मेरे नाज़रीन को वही बता दीजिए कि एट दैट टाइम जो चीज़ें बेहतर कुछ बज़ाहिर दिखाई देती थी, हाउ दैट हैपेंड? देखिए पूरे साकिब साहब, पूरे रीजनल इंटरनेशनल पूरी एनवायरनमेंट को देखें ना, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज हो रही है 18-19 से, और उसके बाद ये जो 18 से 19 इसलिए कि ये पावर में नहीं थे जी, 21 में ये पावर में आते हैं अफगान तालिबान। 18 से 19 तो दे वर आउटसाइड द पावर। फिर अमेरिकन यहाँ पर मौजूद थे, अफगानिस्तान के अंदर एक सिचुएशन थी, ये लोग तो गायब थे, ये तो कतर में डायलॉग कर रहे थे और अमेरिकन के साथ बैकयार्ड में अपने मुज़ाकरात कर रहे थे। 2700 के करीब, 2800 के करीब अमेरिकन जो है वो यहाँ पे सिविलियंस कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए थे। वो जिस इलाके में ये मौजूद थे उनको पैसे शैसे देते थे, अपना माहौल ठीक रखते थे, मिलिट्री उनकी गुजारा करके चली गई। अचानक ये जो विड्रॉल हुआ, वो जो पीस मुआहिदा हुआ कतर में, उसमें भी इन्होंने बहुत से वादे किए, अदर देन दोज जो रिटर्न है जी साकिब, मैं आपको बताता चलो आपके नाज़रीन। उसमें अशरफ गनी साहब ने भी शामिल होना था इनकी हुकूमत में, इन्होंने तो 40-45% तालिबान ने शामिल होना था, रेस्ट बाकी सब ने एक ऑल इंक्लूसिव यूनिटी गवर्नमेंट बननी थी। ये उस मुआहिदे में नहीं, लेकिन उस पे इन्होंने इकरार किया, वादे किए, और चूंकि काबुल का फॉल जल्दी हो गया, वो जो अफगान नेशनल आर्मी, मैं उसको क्या कहूं कि एक नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री जो अमेरिका ने भी खड़ी कर दी, उन्होंने समझा कोई ऐसे मैं इंजन बना रहा हूँ शायद कि वो चला दूंगा उसको। मिलिट्रीज कल्चर से बनती हैं, टाइम से बनती हैं, ऐसे नहीं होता कि आप रात को बता दें कि साकिब आप जनरल साहब हैं, जायद आप हवलदार हैं, फलान सिपाही, और सुबह ट्रेनिंग है, एक माइंडसेट है, बड़ा वक्त लगता है। उसने रेजिस्ट ही नहीं किया। दे वर थिंकिंग कि काबुल में रेजिस्टेंस आएगी, कुछ अरसा ये जंग मजीद चलेगी और इनसे नेगोशिएशन बातचीत होके ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाएगी। अमेरिकन भी फेस सेविंग कह लें या वो क्योटिक अफगानिस्तान, मैं तो कहता हूँ बाय डिजाइन वो निकले क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के, वरना $7 अरब का असला इस तरह ना छोड़ के जाते जी। कोई रेबल ग्रुप्स नहीं विड्रॉल कर रहे थे, नेटो का विड्रॉल था। बट एनीवेज, तो ये एनवायरनमेंट थी वहां पे। फिर जब ये आए हैं उसके बाद आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली देखा वो इंडिया जो 2021 में बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द उसका सिक्योरिटी काउंसिल का एक करारदाद मंजूर इमीडिएटली करवाते हैं अगेंस्ट तालिबान कि इनकी रजीम को नहीं मानना, उनको फियर्स। 3-4 महीने के बाद वही इसी डिफेक्टो गवर्नमेंट का हामी बनता हुआ आज देख ले कि कहां पे पहुंच गया। तो दुनिया ने रीसेट की अपनी प्रायोरिटीज, और एज ऑलवेज जो अनफॉर्चुनेटली जो कल्चर रहा है इनका
انہوں نے اب جدھر سے پیسے اور وہ آئیں گے وہ ان کا ساتھ جل صاحب کھڑے اس ہوں کا گے. سلوشن کیا ہے؟ بیکاز یہ ڈیبیٹ آج کل بہت سیریس ڈیبیٹ ہے اینڈ آئی تھنک ایوری پاکستانی شوڈ پارٹیسپیٹ ان اٹ. سر سلوشن کیا ہے؟ جو موجودہ طالبان رجیم ہے اس کو ریموو کرنا وہاں سے پاسبل ہے یا یہی سلوشن ہے افغانستان سے بیٹھ کر بات کرنا ہوگی؟ واٹ ایگزیکٹلی از دا سلوشن؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ثاقب آئی تھنک وی ہیو لرنڈ دا ہارڈ وے. افغانستان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے, کون آتا ہے, کون جاتا ہے, اٹ شوڈ بی نن آف آر بزنس. اوکے, ہمیں تو جو بھی کابل میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ چاہیے یا وہ گورنمنٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے جو افغانستان کے بارے میں سوچے. چھوڑ دے پاکستان کو. ٹھیک ہے. At least they should think about their own people. They should come out with the state narrative, national policies, national agenda. ادھر ہندوتوا کا ایجنڈا لگا ہوا ہے, وہ انڈیا سیکولر انڈیا کا ایجنڈا نہیں ہے اس کا, اور ایکسٹریمسٹ ادھر طالبان نے اپنا ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے. اور یہ وہ پیورسٹ طالبان بھی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنسٹ. پاکستان نے طالبان کو اس لیے سپورٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ہمارے بڑے وہ تھے, اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی, کوئی سینس لے آئیں یار افغانستان کو کب تک آپ اس طریقے سے چلائیں گے. مجاہدین کو بھی اسٹیبلٹی کے لیے سپورٹ کیا گیا تھا اس, اور پوری کولیشن تھی, امریکنز لیڈ کولیشن تھی جو مجاہدین کو بھی سپورٹ کر رہی تھی. اچھا طالبان آ گئے, کوئی سینس لائیں گے, انہوں نے وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا وہ عادی ہو گئے ہیں کانفلکٹ, چلڈرن آف کانفلکٹ. نہ اسٹیٹ کرافٹ ہے, نہ پالیسی ہے, نہ اسٹریٹجی ہے. تو پاکستان کو ایک تو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے جو بھی ادھر آتا ہے. ہاں انٹرنیشنل اپلیکیشن جب ہوگی, جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل چیزیں اس کے بارے میں ہونی ہے, تو وہاں فار دا پیپل آف افغانستان اس کے ساتھ کھڑے ہو. اپنے کنسرنز جو ڈیسٹیبلائزیشن پاکستان کی ہو رہی ہے, دیٹ از آر کنسرن. اس کے لیے یو ہیو ٹو کریٹ کاسٹ, چاہے اس میں انڈیا شامل ہو, چاہے افغانستان شامل ہو, فار دیٹ میٹر کوئی بڑے سے بڑا ملک شامل ہو. یو شوڈ ہیو اے military policy, you should have a political policy, you should have a diplomatic policy and aggressive diplomatic policy. آپ کی ریجنل کنٹریز میں آپ اپنا ریجنل alliances you have to create. آپ کی یہ تاجکستان کا جیسے سچویشن ہوئی, آذربائیجان کو وہاں سے تھریٹ ہے, سینٹرل ایشیا کو چائنیز کچھ قتل کر رہے ہیں, تو کون قتل کرا رہا ہے؟ جو چائنا کے اپوننٹ ہوں گے, وہ لوگ جو اس ریجن میں چائنا کی ہیجمنی نہیں دیکھ سکتے. اروناچل پردیش کا بھی آپ نے قصے دیکھ لیے, تو دیٹ از ریزائڈنگ دیر. ایک ایس سی او کے سٹیج کے ڈرامے سے آپ ریئلٹیز نہیں بدل سکتے. تو آپ کو ان چائنا کے کیونکہ ہرڈل رہیں گے نا, آج پاکستان میں ہرڈل کر رہے ہیں, کل افغانستان میں, کل ایران میں یہ گھسیں گے, ایران کو بھی یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اندر سے. انٹرنل انٹرا کنٹسٹیشن بھی چل رہی ہے, حقانی ایک طرف کھینچتا ہے, قندھاری دوسری طرف کھینچتے ہیں. دونوں کو فیئر ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہم سے ناراض ہو کے دوسرے گروپ پہ نہ شامل ہو جائے. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. باقی ادھر اے آئے, بی آئے, ملا آئے, جو مرضی آئے, جل صاحب تھینک یو, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جناب جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود, ان کی گفتگو سنی آپ نے. یہ وہ کنسرن ہے, یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر آئی تھنک ہر پاکستانی کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہم بار بار میں آپ کی خدمت میں کوشش گزار کر رہا ہوں, ہم کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں, نیبر یا بارڈرنگ کنٹریز کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ونس فار آل ہمیں اس کو سیٹل کرنا پڑے گا, ورنہ ہم جتنے مذاکرات اور جو پاسبل آپشنز ہیں آبویسلی پاکستان ان کو استعمال تو کر رہا ہے, لیکن پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے, اس سے ہمیں دونوں جو بارڈرز ہیں ہمیں دونوں کو ایک دفعہ سیٹل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ معاملات اسی طرح ڈریگ ڈاؤن میں کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.